नमस्कार मित्रों। जब प्रवाह मंथन यूट्यूब चैनल से मैंने जब शुरुआत की थी वीडियो बनाने की, तो मेरा जो शुरुआती वीडियो था वो किसान बिल से ही शुरू हुआ था। और आज एक बार फिर आपके सामने जो किसान बिल को लेकर आंदोलन चल रहा है उसी पे बोलने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। वीडियो थोड़ा ये बड़ा होगा और आप इसको अंत तक जब तक नहीं देखें तब तक पूरी समग्रता में बात समझ में नहीं आती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, इसके पहले जो वीडियो मैंने डाले थे जो है किसान बिल के ऊपर, बहुत सी बातें कहीं जो है। अभी जो चर्चा में आंदोलन चला हुआ है इसमें दो चीज़ें मुख्य हैं। एक तो मैं देख रहा हूँ आजकल की फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह कि निजी क्षेत्रों में एमएसपी को क्यों ना, अगर जो कोई खरीदारी करता है उससे नीचे के तो उसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए, इसकी बात चल रही है। दूसरी बात चल रही है कि एमएसपी को कानूनन उसका दर्जा दिया जाए। और तीसरी बात जो चल रही है वो ये कि इस बिल को वापस लिया जाए। अब बड़ा थोड़ा सा ही विरोधाभास है जो है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यह किसान और गरीबों के लिए विशेषकर बहुत ही काम कर रही है। इसके पहले की जो भी सरकारें रही हैं इतना इतना किसी ने नहीं किया है जो है। चाहे कोरोना काल में उनको अनाज की व्यवस्था करना हो, उनके अकाउंट में पैसा डालना हो, किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक देना हो खाद बीज के लिए, ये सब, या जो दलित हैं, गरीब हैं, उनके लिए घर, मकान, शौचालय, रसोई घर, ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि सरकार किसान और गरीबों के हितों के लिए बहुत ही विचार कर रही है, उस पर ध्यान दे रही है, अमल कर रही है। तो ये जो किसान को बिल जो लाया है वो इसीलिए लाई है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनके उत्पाद का दाम अच्छा मिले, और जो पुरानी व्यवस्था है वो धीरे धीरे बदले, और किसान भी एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से अन्य व्यापार फलता फूलता है उसी तरह से वो भी फले फूले जो है। इसमें जो आंदोलन जो कारी हैं उनका ये कहना है कि बिल को अगर ये वापस ले ली सरकार तो मेरा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ज़रा आप सोचिए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारा जो पिछला जो कानून चल रहा है, जो भी व्यवस्था कृषि की उत्पाद संबंधित है, यानी कि वो ठीक था जो है, ये नया वाला खराब है। तो मेरा कहना ये है कि भाई, शासन ने तो दोनों व्यवस्थाएं दी हैं। पुरानी पद्धति से चलना हो तो पुरानी से चलिए, नए से चलना हो तो नए से चलिए जो है। एक तरह से देखा जाए तो जो नया बिल आया हुआ है उस पे जो जो किसान चलेंगे उनका ये विरोध कर रहे हैं जो है। आपको अगर नहीं पसंद है तो पुरानी व्यवस्था है, आप उस पे चलिए। कोई ज़रूरत नहीं है जो है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है नए बिल के अनुसार काम करने के लिए। आपको जहाँ ट्रेड, जहाँ व्यापार करना, जहाँ माल बेचते हैं आप वहीं बेचिए जो है। जो उनको लगता है कि नहीं, हमको माल कहीं भी बेचने का अवसर है, मैं वहाँ जाऊँगा, उनको जाने दीजिए। तो ये अपने आप में आंदोलन का विरोधाभास है जो है कि बिल वापस ले लिया तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। इसका मतलब है कि इनकी कोई मांग ही नहीं है जो है। ये झूठ-मूठ का आंदोलन कर रहे हैं जो है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एमएसपी की जो चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है। आजकल देखिए, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनके एंकर लोग भी चिल्ला चिल्ला करके यही कहते हैं कि देश में ये रिपोर्ट कहती है कि केवल 6% किसान का ही एमएसपी पे खरीदारी होती है, बाकी नहीं खरीदारी होती है। अरे भाई, ज़रा इसको भी तो सोचिए आप जो है कि क्रय केंद्रों पे राज्य सरकारों का जो खरीद है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो ये कौन कौन लोग हैं जो बेच रहे हैं और किसान क्यों नहीं बेच रहा है? सवाल इसको समझने का है जो है। देखिए, जो एमएसपी का ये जो समस्या है वो इतना आसान नहीं है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं कि धान का उत्पादन
उसकी सुखाई, क्रय केंद्रों तक ले जाना, आढ़तिया उसमें बीज की जो बिचौलिया है क्या है, तब तक वो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे किसानों का जो मसला है वो इतना पेचीदा है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ जो है। देखिए, सरकार एक एक एमएसपी तय कर दी, सपोज कर लीजिए कि धान की जो है, जो भी रेट है 1500 2000 जो भी रेट है उसने तय कर दिया। तो जो रेट तय कर लिया उससे 1 पैसा नीचे और न 1 पैसा ऊपर क्रय केंद्र पर किसान को भुगतान किया जाएगा। आढ़तिया के पास क्या है, या जो व्यापारी है जो किसान से लेता है, उसके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वो आपका माल 1600 में भी ले सकता है, 1650 में भी ले सकता है, 1590 में भी ले सकता है। यानी कि उसके उसके ऊपर ये लगाम नहीं है कि तुमको इस भाव पर लेना है। एमएसपी निर्धारित जो है वो सरकार करती है और उसी रेट पर उसको लेना है। अब होता क्या है कि 17% के आसपास, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है कि राज्य सरकार ने निर्धारित किया है कि धान की जो नमी है अगर 17% से ज़्यादा की होगी तो वो धान नहीं लेंगे। वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि धान लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो गोदाम में जाता है। धान के बाद वो क्या होता है, चावल बनाने के लिए मिलों पर देते हैं, और मिल मालिक जो है वो तो प्राइवेट आदमी है भाई, व्यापारी है जो है। उसको जब लगेगा कि नहीं हम इसमें से चावल नहीं निकाल पाएंगे उतना जो है 66% 67% जो एक मानक है, तो वो नहीं लेता है। तो होता क्या है कि क्रय केंद्र पर किसान का धान जो है वो नहीं बिकता है, और फिर तब वो वही धान जो है वो आढ़तिया वाला जो है वो उनसे भाव तय करता है, जो भी उनको लगता है ऊपर नीचे 50-100 रुपया कर करके, और फिर वही आढ़तिया सोच लीजिए धान को सुखा करके और फिर क्रय केंद्र पर ले जाता था, उसका बिक जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि किसान के पास चूंकि एक समस्या है कि भाई वो धान काट करके कितने दिन तक रखे, उसको उसको सुखाने में भी खर्च है, उसके पास जगह भी नहीं है, उसको रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो है, जिसके कारण वह क्रय केंद्र पर वह अपनी धान या फसल को वहाँ बेच नहीं पाता है, और फिर जो है वो आढ़तियों के पास चला जाता है। तो कारण मेन ये है जो है। दूसरी बात क्या है कि जैसे देखिए कि एसडीएम के यहाँ से अगर जैसे 50 कुंतल से ऊपर किसी किसान को क्रय केंद्र पे ले जाना है, तो एसडीएम के यहाँ से एक लिखवाना पड़ता है कि भाई ये अमुक खातेदार है और ये इतना इसके पास ज़मीन है, वो इतना उसके पास उत्पादन है। 50 कुंतल से ऊपर ले जाने पर क्या होता है कि वहाँ क्रय केंद्र पे वीडियोग्राफी होती है, और वीडियोग्राफी जो है वो किसान के हित के लिए ही की गई है कि ऐसा ना हो कि कोई बिचौलिया जिसके पास कुछ नहीं है, और वो पता लगा कि 10 किसानों का 10 कुंतल 5 कुंतल ऐसे कर करके, और वो अपना लिखवा ले और जा करके वहाँ माल बेच दे जो है। तो इसको रोकने के लिए वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। अब वीडियोग्राफी भी लोग नहीं कराना चाहते हैं जो है। तो जब तक हम खुद भी ईमानदार नहीं होंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो तब तक ये विरोध करना जायज़ नहीं है। और ये सब चीज़ें धान की फसल में ज़्यादा है, गेहूं में उतना नहीं है। गेहूं की जो उत्पादन है क्रय केंद्रों पर देखिए जो है आप, तो ऐसा नहीं है कि जो ये बोल रहे हैं लोग कि 6% ही की खरीदारी होती है। गेहूं की खरीदारी जो है देखा जाए तो क्रय केंद्र पे किसानों की जितनी भी जाती है उतनी ले ली जाती है, क्योंकि उसमें बहुत नमी का कोई मैटर नहीं होता है जो है, और उसमें ले करके डायरेक्ट वो आईसीआई को चला जाता है, वो किसी मिल मालिक को भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको जो है। तो ये सब पेचीदियाँ हैं जो है, जो समझने की ज़रूरत है जो है। एक एक चीज़ ज़रूर है, जिससे कि सरकार एमएसपी को अगर लिखित आश्वासन दे दे जो है, तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी सरकार के लिए कोई समस्या ऐसे आनी आनी चाहिए जो है। लिखित दे देना चाहिए कि भाई हम एमएसपी पे जो है जो अभी जो देते आए हैं वो आगे भी देते रहेंगे, इतना उनको करना चाहिए जो है। इससे क्या होगा, थोड़ी सी जो है किसान में जो है सुदृढ़ता आएगी, और एक मन में जो उनके भय है कि एमएसपी पे खरीद खत्म हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। हालांकि ये आशंका भी उनका निर्मूल है। निर्मूल क्यों है मैं बता रहा हूँ। देखिए, कल्याणकारी राज्य है हमारा, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, और उसी अनुरूप ये सरकार काम भी कर रही है।
जब आप गरीबों को 2 रुपया 3 रुपया किलो के रेट से जब चावल और गेहूं के गरीबों के लिए देंगे, तो पीडीएस जब बंद नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि आपको खरीदारी करनी ही है और एमएसपी पर खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो खाद्य सुरक्षा अगर दिया गया है तो आप ये मान के चलिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। वो लिखें कानून में तो और न लिखें तो, लेकिन फिर भी अगर ये लगता है तो कानून में ये चीज़ जो है वो एक प्रावधान बना देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। सरकार को भी ये बात मान लेनी चाहिए और होना चाहिए। जहाँ तक ये कहना कि ये संज्ञेय अपराध कर दिया जाए व्यापारियों के लिए, ये एकदम उचित नहीं है। आप ये बताइए, क्या ये व्यापार का ये नियम कहता है? आप क्या काम कर सकते हैं जो है? मैं कह रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। किसान गरीब है, किसान तो मुकदमा भी नहीं लड़ पाता है। क्या सरकार ये काम कर सकती है कि वकीलों की फीस कर दे कि भाई निर्धारित कर दे कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं लेंगे? क्या डॉक्टर की फीस निर्धारित हो सकती है कि डॉक्टर जो है किसानों से इतने रुपए से वो अधिक फीस न ले, उसके ऑपरेशन के चार्जेज न लें? ये काम हो सकता है? क्या आप जो मोटरसाइकिल या जो वाहन आते हैं उस पर रेट फिक्स कर सकती है? ये पॉसिबल नहीं है और इस तरह का उदाहरण देना मेरे ख्याल से ये उचित भी नहीं है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि व्यापारी को वो भाव से मतलब वो नहीं है। व्यापारी को लाभ से मतलब होता है। वो ऊंचे दाम पर खरीदे या नीचे दाम पर, और व्यापारी को हमेशा कोशिश रहती है कि वो ऊंचे दाम पर खरीद के ऊंचे दाम पे बेचे तो उसको ज़्यादा लाभ होता है। तो वो क्यों नीचे दाम पर खरीदेगा? जो इसको समझना है। हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई भी किसान की उपज है 1,000 रुपये किलो, मान लीजिए कि वो उस भाव से वो खरीदा और 30% के हिसाब से, यानी 30% लाभ कमा करके वो 1,000 के भाव से 1,300 रुपया में बेचा, यानी 1,300 बेचा तो 30% का लाभ हुआ। तो शुद्ध लाभ उसका देखा जाए तो कितना हुआ? 300 रुपया हुआ। अगर वही चीज़ जो है वो सपोज कर लीजिए कि 2,000 में खरीद रहा है, 30% के लाभ पे बेचेगा तो 2,600 में बेचेगा, यानी कि शुद्ध लाभ कितना उसको हुआ? 600 रुपया हुआ। कहने का अर्थ हुआ कि कम कीमत पे अगर वो समान लाभ परसेंटेज पे वो अगर बेचता है तो उसको वास्तविक लाभ जो है वो कम होता है। अधिक दाम पर खरीद करके अधिक दाम पे बेचने पर लाभ ज़्यादा होता है। तो व्यापारी किसान से कम ही दाम पर खरीदेगा, ऐसा नहीं है। जो है इस मानसिकता से दूर होना चाहिए। जो है जो चीज़ जो कारण है जो है कि न बिकने का, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो बीच में हिंड्रेंस हैं जो है वो ना आए जो है। और मैं बताया कि उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि किसान ये चाहता है कि जो भी धान पका, कटा और तुरंत उसका क्रय केंद्र पर बिक्री हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। उसको आपको सुखाना पड़ेगा। सुखाने के बाद उसमें जो मानदंड दिए गए हैं उसके हिसाब से आप ले जाएंगे तो निश्चित रूप से वो लेगा ही लेगा। और एक बात और भी है, 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफ़र हो रहा है जो है। ये हमने कई क्रय केंद्रों पर बात करके देखा और समझा, तब ये बातें मैं आपसे स्पष्ट रूप से सब बता रहा हूँ। हमें भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि क्रय केंद्र पे किसान नहीं बेच पाता है, आढ़तिया वाले बेच देते हैं। तो उसका जो मैंने जो फाइंडिंग पाया वो यही कि ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं कि वो धान में नमी की बात है। किसान चाहता है कि जल्दी हो जाए जो है। खरीदारी तो मान लीजिए 2-3 महीने होती है, लेकिन वो स्टोर नहीं कर पाएगा तो वो ये जल्दी बेचता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो है, इसको ध्यान में रख करके ये सब चीज़ें काम करना चाहिए जो है। अब क्रय केंद्रों की थोड़ी-सी जो संख्या बढ़ा देनी चाहिए, किसान को सुविधाएँ और देनी चाहिए जो है। ये सब चीज़ें मूलभूत चीज़ें हैं और उसको सरकार को समझ करके और किसान को भी समझना चाहिए। जो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम धान, गेहूँ की ही बात केवल करते हैं। कुल देखा जाए तो जो समर्थन मूल्य मिल रहा है अभी, वो खरीफ फसलों में करीब 14 फसल उसमें है और रबी की 7 फसल 21, और अभी 4 फसल उसमें अन्य भी जायद के लिए गए हैं। तो कुल 25 फसलों पर ही समर्थन मूल्य दिया जाता है, जबकि फसल तो बहुत हैं जो है। तो सरकार का ये सोचना है कि ये इस जो समर्थन मूल्य और जो गेहूँ चावल के बुआई
और उसी में उलझे हुए रहना है किसान को। इस कृषि जो क्रॉप का जो रोटेशन है, जो पैटर्न है, इसको बदलने की ज़रूरत है। कहने का अर्थ है कि अगर हम सिर्फ गेहूं और धान समर्थन मूल्य के लिए के लिए ही उगाते रहेंगे, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे सिर्फ अपने पेट भरने के लिए। ज़रूरी है कि वो धान गेहूं को छोड़ करके हम सब्जी के बारे में सोचें, फल के बारे में सोचें, फूल के बारे में सोचें। ये सब भी खेती के बारे में अगर ध्यान आएगा, और ये सब ध्यान कब कैसे आएगा, ये हम आप शुरू करने में जो है वो चीज़ की जाएंगे। जो अब हमको सपोज कर लीजिए कि फूल की खेती करनी है, तो मेरे पास एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है जो है, उसी का ये रूप है कि आदमी एक आदमी से बात कर लेगा, जो है एक उचित मूल्य मिलेगा, उस पर वो कोशिश करेगा कि ठीक है, पहले 1-2 साल आदमी देखे तो। और ये ऐसा नहीं है कि वो कि हमारे यहाँ कोई ये नई चीज़ है। जो है गाँव में देखिए अगर आप, तो जो बटहिया कही जाती है या कूद कहा जाता है गाँव में, जो है कि जो लोग शहरों में हैं या गाँव में हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग किसी को दे देते हैं, वो खेती करता है और उनको बीघे के अनुसार, एकड़ के अनुसार कुछ पैसा दे देता है। तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो उसी रूप में है, जो है। अच्छा, इससे एक और बदलाव क्या होगा कि हमारी जो उत्पाद होगा, उसको उसके खरीदार बढ़ेंगे। पहले क्या था कि हम सिर्फ मंडी में, या तो क्रय केंद्र पे और नहीं तो मंडी में, यही दो। तो मंडी में खरीदार कम होते थे, जो रजिस्टर्ड थे वही थे, जो है। अब क्या हो गया कि पूरा ओपन हो जाने से खरीदारों की संख्या बढ़ जाएगी। और एक बात और बता दूं मैं, देखिए भारत में दुनिया की जितनी भी जलवायु है, सब यहाँ मिलती है। और चूंकि जलवायु जब यहाँ हर तरह की है, तो हर तरह की फसल भी यहाँ की है। चाहे वो बागवानी कृषि कह लीजिए, गहन कृषि कर लीजिए, सब्जी की कर लीजिए, जो है। तो एक क्षेत्र में एक एक जलवायु के अनुसार वहाँ खेती होती है। तो इसलिए ज़्यादा चांसेज है कि व्यापार बढ़ने के लिए हमारे यहाँ कुछ होता है, राजस्थान में कुछ होगा, महाराष्ट्र में कुछ होगा। तो महाराष्ट्र की जो फसल है वो यहाँ आएगी, यहाँ वाली फसल वहाँ जाएगी। तो ये जो ट्रेड के लिए जो उन्होंने टैक्स हटा दिया है मोदी सरकार ने, ये इसका बहुत लाभ मिलेगा और ये आदान प्रदान होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा और किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है, जो है। तो हमारा ये तो मानना है कि किसान बिल में जो तीनों बातें हैं, वो सब जो है वो किसान की उपयोगी हैं। एमएसपी की जहाँ तक बात है, तो मैंने आपको बताया कि एमएसपी इसलिए है कि किसान को नुकसान ना हो। अब देखिए फसल बीमा भी आ गया हुआ है। अगर किसी कारण जो है वो प्राकृतिक रूप से अगर कोई आपदा आती है, तो वो उसके लिए फसल बीमा है, जो है। फिर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की है। तो किसानों को तो एक बहुत बड़ा ये अवसर मिल रहा है कि इन चीज़ों से उबरे और खेती की दिशा और दशा दोनों को बदले। हमें क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है, इसके बारे में सोचे। गेहूँ चावल के बारे में छोड़े और अपना व्यापार बाहर बढ़ाए। अपने से खेती न हो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, ये उचित है। ये इससे इनकम इनकी बढ़ेगी। और ये जो आंदोलन चल रहा है, देखिए एक नया ट्रेंड हो गया है। सरकार कोई भी काम करती है तो एक आंदोलन का ट्रेंड ये हो गया कि चीज़ों को पहले भ्रमित किया जाए। ये वास्तविक वास्तविक देखा जाए तो विरोध का तरीका नहीं है। और धीरे धीरे जनमानस में ये बात आती गई है कि विपक्षी या कांग्रेस समर्थित जितने भी लोग हैं, ये लोग हर हर काम का ही विरोध कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये विपक्ष का ये व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो कभी कभी आगे देखने को ये भी मिलेगा कि अगर वाजिब चीज़ का भी विरोध करे, तो पता लगा कि विपक्ष के लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। जो विश्वास मोदी के ऊपर है, वो विश्वास विपक्ष के ऊपर नहीं है। और इस आंदोलन में भी कई तरह की बातें आ रही हैं कि ये आंदोलन धीरे धीरे देखा जाए तो ये किसानों का आंदोलन न हो करके ये किसान सरकार के विरोध में ही एक तरह का आंदोलन हो गया। और इसका सीधा अर्थ है, एक ही बात से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनको किसान के उपज उत्पादन से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सरकार का विरोध करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात कभी नहीं कहते
कि किसान बिल वापस ले ले, हम वापस आ जाएंगे। अरे किसान बिल के वापस लेने से वापस आप आ जाएंगे, इसका मतलब कि पुरानी जो व्यवस्था है उसके अनुरूप आप चलेंगे। अगर उसके अनुरूप आपको चलना है तो आप अभी चलिए, आपको तो कोई कह नहीं रहा है कि आप नए बिल के हिसाब से काम कीजिए, अपना व्यापार कीजिए, आप उनको चलने दीजिए जो है। तो ये बिल किसी भी तरह से किसान के जो है वो खिलाफ नहीं है, उसके हित में है, उसकी आमदनी और ऊर्जा दोनों को बढ़ाने वाली है, इसको समझने की ज़रूरत है और किसान भी इस चीज़ को समझें। अभी देखिए, अभी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कृषि वैज्ञानिक थे, मैं उनका स्पीच सुन रहा था कि गाजीपुर और बनारस में कुछ किसानों से उन्होंने मटर की खेती करके और मटर यहाँ से डायरेक्ट सऊदी भेजे हैं और उनको उन किसानों को 70 रुपया किलो तक का भाव मिला है। यहाँ जो है मंडी में 30 रुपया 35 रुपया मिलता है, उनको 70 रुपया का भाव मिला। तो सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। तो धीरे धीरे ये सब खेती जो है, ये हम जो है जो पेट भरने वाला खेती है, इससे हट करके जो है अगर हम बागवानी की तरफ जाएं, सब्जी की तरफ जाएं, फूल पौधों की तरफ जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और कैश क्रॉप की खेती जो है हमेशा वो उत्तम रही है, किसानों को लाभदायक रही है। ये सरकार किसान के हित में है और किसानों को ये जो आंदोलन किया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, इससे दूर रहना चाहिए जो है। तो ये मेरा वीडियो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।